नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिक आज हम क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम पार्ट ऑफ स्पीच की, जो अपना आज का टॉपिक है। अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले क्लियर करेंगे, ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। क्या चीज़ें हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सारी चीज़ें बेसिक से हम कवर करते रहेंगे। अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे हम पढ़ते हैं उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे बात करते हैं हम इंग्लिश की। अब देखो, सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो क्या है एक्चुअल में। वो एक लैंग्वेज है या वो एक सब्जेक्ट है? तो हम जानते हैं कि इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के बाद में जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो उसमें सबसे पहले चीज़ें जो क्या थी, मैं देखो एक बात करता हूँ एक छोटे से बच्चे की। जब वो जन्म लेता है तो उससे जन्म लेने के बाद में क्या वो जन्म लेते ही सेंटेंस बनाना सीख जाता है? क्या वो आवाज़ें निकालना सीख जाता है? वो सबसे जो चीज़ें सबसे पहले निकालता है उसको हम बोलते हैं साउंड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे छोटी इकाई है वो आती है अपने साउंड्स। साउंड्स के बाद में बात करें तो साउंड्स के बाद में आता है लेटर्स, और लेटर्स के बाद में आता है वर्ड्स। अब देखो, जैसे ही कोई बच्चा है वो जन्म लेने के बाद में कोई भी आवाज़ निकालता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड्स में हो जाती है। जैसे वो बोलता है आ बोलते ही हम जानते हैं कि अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे आ को, तो ये किससे डिनोट होगा? डबल ए से डिनोट होगा, और ये अपने आप में क्या है? एक साउंड्स है। तो जब जैसे ही लेटर्स हैं, एक से ज़्यादा लेटर्स होंगे तो वो क्या होंगे? साउंड्स होंगे। और साउंड से ही साउंड की रिटन फॉर्मेशन जो होती है वो होती है लेटर्स। यानी कि अगर हम बात करें लेटर्स की तो इसमें लेटर कौन है? ए है। यानी कि साउंड्स हैं वो, उस साउंड्स में एक से ज़्यादा लेटर्स हो सकते हैं, लेकिन लेटर्स अपने आप में क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। तो देखो, ये अपने आप में साउंड्स हैं। अब देखो, साउंड्स के बारे में चर्चा करें तो साउंड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड्स की हम। अब देखो, साउंड्स की बात करेंगे, एक चीज़ होती है वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड क्या होती है? जैसे ही हम किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या कोई भी साउंड्स हम जब बोलते हैं, जैसे हमने बोला सा रे गा मा, तो यहाँ पर देखो अपने गले में एक वाइब्रेशन सा होता है, और यह वाइब्रेशन किस में होता है? गले में होता है। यानी कि जिस साउंड्स को बोलते वक्त गले में वाइब्रेशन जैसा कुछ महसूस हो, या इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो साउंड्स गले की सहायता से बोले जाते हैं उन साउंड्स को हम नाम दे देते हैं वोवल साउंड। उनको हमने नाम दे दिया वोवल साउंड। अब बात करते हैं वोवल साउंड, हमने नाम दिया जो गले की सहायता से बोले जाने वाले हैं उनको हम बोलते हैं वोवल साउंड। अब ये वोवल साउंड होते कितने हैं? तो अगर वोवल साउंड्स की बात करें तो वोवल साउंड 20 यानी कि 20 जो हैं वो अपने वोवल साउंड है। उसके बाद बात करते हैं वो वोकल कॉर्ड के जो बिना बोले जाते हैं, जिसको बोलने के लिए या जिसको निकालने के लिए हमें गले का सहारा ना लेना पड़े, उनको हम बोल देते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? अगर हम साउंड्स की बात करें तो टोटल साउंड्स जो अपने पास हैं वो हैं 44। टोटल साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं। अब हमने देखा कि वोवल साउंड अपने पास में कितने हैं? 20 हैं। तो टोटल 44 होते हैं, तो कितने बच गए? 24। तो कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो वो होते हैं 24। ये अपने दो प्रकार के साउंड्स हैं। वैसे तो साउंड्स बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ लॉन्ग साउंड की, एक आता है अपना शॉर्ट साउंड, उसके बाद में आता है लेजी साउंड। अब देखो, बात करते हैं लॉन्ग साउंड की। लॉन्ग साउंड क्या होते हैं? जब भी हम कोई वर्ड
जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन को हमें खींचना पड़े या उसको लंबा करके बोलना पड़े तो वो कौन से हो जाएंगे, लॉन्ग साउंड हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ शीट, अब शीट जैसे ही मैंने लिखा तो इसका जैसे प्रोनाउंसिएशन किया मैंने तो इसके प्रोनाउंसिएशन को खींचना पड़ा, हमें थोड़ा लंबा करना पड़ा, और लंबा जैसे ही करना पड़ा तो ये क्या बन गया, लॉन्ग साउंड बन गया शीट। अब शॉर्ट साउंड की बात करें तो इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो शिट, इसको हमें खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सीधा बोला गया शिट। लेकिन जैसे इसको हम बोलेंगे तो हमें इसको बोलने के लिए इसको प्रोनाउंसिएशन को खींचना पड़ेगा शीट। उसके बाद में एक वर्ड और लिखूंगा जैसे बीच, और इसमें लिखेंगे तो बीच। अब देखो जैसे बीच मैंने बोला तो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है इसका उसको मुझे खींचना पड़ेगा। हमने बोला बीच, अब इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बीच। अब जैसे हीट और हिट, अब देखो हीट जैसे ही बोला तो उसको खींचना पड़ा, यानी कि लंबा इसका प्रोनाउंसिएशन हमें करना पड़ा, और हिट ये शॉर्ट में बोला गया। तो इस प्रकार के जितने भी साउंड्स हैं जिनको हमें खींचकर इनका प्रोनाउंसिएशन करना पड़े तो वो किस में आएंगे, लॉन्ग साउंड में आएंगे, और जिनको खींचने की ज़रूरत ना पड़े वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट साउंड। उसके बाद में बात करते हैं लेजी साउंड की। तो लेजी साउंड कौन से होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें आलस्य का भाव उत्पन्न हो। जैसे मैंने लिखा लेग या एग टुडे, तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें आलस्य का भाव उत्पन्न हो, वो सारे किस में आ जाएंगे, लेजी साउंड में आ जाएंगे। अब बात करते हैं वोकल कॉर्ड के जो जरिए बोले जाते हैं वोवेल साउंड, और बिना वोकल कॉर्ड यानी बिना गले की सहायता से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो हमने देखा है कि वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में सुना है। तो अगर वोवेल लेटर्स की बात करें हम तो वोवेल लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें तो कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, जो बच गए 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और उनमें से 5 जो हैं वो तो हैं वोवेल लेटर, और जो बच गए 21 वो हैं कॉन्सोनेंट लेटर। और वोवेल लेटर जो हमने पढ़े हैं आज तक ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या हैं, वोवेल लेटर। जो बच गए इसके अलावा वो सारे सब क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट लेटर। अब देखो बात करते हैं हम वर्ड्स पे आते हैं। पहले साउंड्स की बात की, साउंड से किस पे आए, लेटर्स पे आए। हमें पता है लेटर्स टोटल कितने होते हैं 26, साउंड्स टोटल कितने होते हैं तो 44। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड वोवेल साउंड की बात करें तो ये हो जाएंगे 20, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे तो 24, और टोटल 44। अब वोवेल लेटर की बात करेंगे तो ये होते हैं 25 और ये हो गए 21। अब बात करते हैं वर्ड्स की, यानी कि लेटर से मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर, या इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर क्या होता है, वर्ड्स होता है। अब देखो वर्ड्स की बात करें या कलेक्शन ऑफ लेटर जो होता है, क्या सारे कलेक्शन ऑफ लेटर वर्ड्स होते हैं? देखो मैंने एक वर्ड लिखा कलेक्शन ऑफ लेटर है अपने आप में, तो क्या हम इसको एक वर्ड बोल सकते हैं? इसके अलावा मैंने लिखा टुडे, ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर है, ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर है। तो ये देखो अगर हम इस देखेंगे तो ये अपने आप में एक वर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम देखेंगे तो ये अपने आप में एक वर्ड है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वर्ड क्यों नहीं है और ये वर्ड क्यों है? तो देखो अगर इसकी बात करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, या हम इसको बोल सकते हैं ये अपने आप में कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको जो वर्ड है वो नहीं मान सकते। लेकिन टुडे की बात करें तो टुडे का अपने आप में एक मीनिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो देखो अभी तक अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है वर्ड। लेकिन वो वर्ड भी कैसा होना चाहिए, वो वर्ड मीनिंगफुल जो साउंड दे, वो क्या होगा अपने आप में, वर्ड्स होगा। यानी कि वर्ड्स कलेक्शन ऑफ लेटर होता है, लेकिन उसके साथ साथ में वो क्या देना चाहिए, एक अपने आप में मीनिंगफुल साउंड देगा, तभी वो क्या बनेगा, एक वर्ड्स बनेगा। अब देखो बात करते हैं वर्ड्स से अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो अगर वर्ड्स को हम और डिटेल में पढ़ें तो वर्ड्स से ही
वर्ड से उस क्या निकाल ली गई, पार्ट ऑफ स्पीच निकाल ली गई। और इसका दूसरा अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हम तो इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। अब देखो हमने क्या किया, वर्ड को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, एक को हमने कर लिया पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा वर्ड फॉर्मेशन। अब देखो वर्ड में वर्ड फॉर्मेशन और पार्ट ऑफ स्पीच को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। तो ये वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे बनता है एक वर्ड, हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। अगर वर्ड फॉर्मेशन की हम बात करें तो देखो, जैसे ही मान लो कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई पेड़ है, ये एक पेड़ है। अब ये जो पेड़ है ये किस पर खड़ा है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, इसकी रूट्स हैं जिन पर ये खड़ा है, और ये रूट्स हैं, इनको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ट्री, जिन पर ये टिका हुआ है। तो जिस प्रकार एक पेड़ की रूट्स उसकी बेसिक यूनिट होती हैं, उसी प्रकार एक कंप्लीट वर्ड की बेसिक यूनिट होती है उसकी रूट्स वर्ड, या जिनको हम बोल सकते हैं रूट उनका। तो एक वर्ड की बेसिक यूनिट होती है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड से उनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिससे एक कंप्लीट वर्ड तैयार होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, जैसे ही हम किसी रूट वर्ड में अफिक्सेस जोड़ देते हैं तो वो अपने आप में क्या एक तैयार हो जाता है, कंप्लीट वर्ड तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं हम अफिक्सेस क्या है। तो देखो, अफिक्सेस की बात करें हम तो जैसे ही कोई रूट वर्ड है उसमें हम कोई भी सफिक्स ऐड करते हैं या उसमें कोई प्रीफिक्स ऐड करते हैं। किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करते हैं तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर एक कंप्लीट वर्ड तैयार होता है। अब देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझते हैं। कोई भी रूट वर्ड है उसमें प्रीफिक्स करेंगे, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो, पहले जो जोड़ते हैं उनको बोलेंगे प्रीफिक्स, और सफ बाद में, फिक्स मतलब जोड़ना, तो बाद में जो जोड़े जाते हैं उनको बोलते हैं सफिक्स। जैसे मैंने एक रूट लिखा एक्सेप्ट, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसमें मैंने सफिक्स किया एबल, तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक्सेप्टेबल। अब जैसे ही मैंने इसमें प्रीफिक्स और ऐड कर दिया, क्या किया, यूएन, तो ये क्या बन गया, अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अपना कंप्लीट एक वर्ड बन गया। एक वर्ड बनकर तैयार हो गया इन तीनों चीज़ों से मिलकर। अब देखो, जो प्रीफिक्स और सफिक्स है इनको हम क्या बोल देते हैं, अफिक्सेस। तो एक रूट वर्ड में अगर हम सफिक्स ऐड करते हैं या प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो तीनों चीज़ों से मिलकर एक कंप्लीट वर्ड तैयार होता है। ये तो बात हो गई एक वर्ड की। अब देखो, अगर किसी रूट वर्ड में हम कोई चीज़ सफिक्स करते हैं तो उसका मतलब कुछ हद तक चेंज हो जाता है। जैसे बात करते हैं एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और जैसे ही हमने इसमें सफिक्स किया तो ये बन गया एक्सेप्टेबल, यानी कि स्वीकार्य या स्वीकार करने योग्य। उसके बाद में जैसे ही हमने एक्सेप्ट में सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स और ऐड कर दिया तो ये अपने आप में पूरा इसका मतलब चेंज हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने लिखा काउंट, जैसे काउंट में मैंने सफिक्स किया एबल और प्रीफिक्स किया ईवन, तो ये क्या बन गया, अनकाउंटेबल, और अपने आप में एक वर्ड बनकर तैयार हो गया। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि एक वर्ड जो बनता है कंप्लीट वर्ड वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसके बारे में बात करें तो रूट वर्ड होता है, उसमें एक
प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स ऐड होता है, और इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या तैयार होता है, एक कंप्लीट वर्ड तैयार होता है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर पे जो आता है उसको हम बोलते हैं नाउन। अब देखो नाउन के बारे में बात करें तो नाउन क्या होता है। अगर नाउन को मैं एक वर्ड में या शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो नाउन को मैं क्या बोल सकता हूं, नेमिंग वर्ड। या नेम ऑफ एनीथिंग। जो नेम ऑफ एनीथिंग है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, नाउन होंगी। किसी भी चीज़ का नाम है वो अपने आप में क्या है, नाउन है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम है वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन। उसके बाद में बात करते हैं प्रनाउन की। प्रनाउन क्या है, जो रिप्रेजेंट करे किसको, नाउन को, या नाउन की जगह आके नाउन की आइडेंटिफिकेशन हमें बताए। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्रनाउन बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया ही, सी, इट, दे। अब जैसे हमने देखा ही, अब ही को देखते हमें पता चला कि ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पर्सन कैसा है, मेल पर्सन है। सी की बात करें तो फीमेल है, कोई ना कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट है तो इट या तो किसी बच्चे को जिसका हमें पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है। दे है तो बहुत सारों की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्रनाउन। अब देखो प्रनाउन के बारे में बात करें तो क्या प्रनाउन इतने ही है जो हमने पढ़े हैं आज तक, ही, सी, इट, दे। इनके अलावा भी और बहुत सारे प्रनाउन हैं। जैसे कुछ के बारे में बात करूं, मैंने लिखा सम ऑफ द बॉयज वर देयर। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, सम ऑफ द बॉयज वर देयर, लड़कों में से कुछ। अब देखो लड़कों में से कुछ क्या थे, लड़के ही तो थे। यानी कि ये जो सम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज़ को कर रहा है। और बॉयज़ अपने आप में क्या है, नाउन है। तो सम भी क्या कर रहा है, नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सम भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। मैंने लिखा मैनी गर्ल्स, मैनी ऑफ द गर्ल्स आर सिंगिंग। लड़कियों में से बहुत सारी, बहुत सारी कौन, लड़कियां ही तो होंगी। तो इसका मतलब है ये जो मैनी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को कर रहा है। इसका मतलब है मैनी भी अपने आप में क्या है, प्रनाउन है। बाकी जब प्रनाउन के बारे में चर्चा करेंगे तो इसको पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके बारे में नाउन पहला प्रनाउन, उसके बाद में 3 नंबर पर आता है अपना एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रनाउन में डिटेल ऐड करे। अब डिटेल किस प्रकार की ऐड करेगा, जैसे मैंने एक नाम लिखा वॉल, नाउन है अपने आप में। अब वॉल नाउन है, इस नाउन में, इस वॉल में हम और डिटेल ऐड कर दें, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब वॉल में किस प्रकार डिटेल ऐड कर सकते हैं, मैंने लिखा ब्लैक वॉल, पेंटेड वॉल, हाई वॉल। ये सारी चीज़ें क्या हुए, ये अपने आप में एडजेक्टिव हैं। जो नाउन में और ज़्यादा डिटेल ऐड कर दें वो सारी क्या होंगी, एडजेक्टिव होंगी। ऐड डिटेल टू द नाउन और प्रनाउन। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना वो है वर्ब। अब देखो वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन को डिनोट करता है, पोजेशन को डिनोट करता है और हैपनिंग को डिनोट करता है।
जो किसी सेंटेंस में एक्शन को दिखाए, पोजीशन को दिखाए या हैपनिंग को दिखाए, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वर्ब होंगी। जैसे मैंने लिखा राम इज प्लेइंग, तो यहां पर प्लेइंग क्या है, प्ले एक एक्शन वर्ब है, कोई ना कोई एक्शन हो रही है। मैंने लिखा आई हैव ए पेन, तो हैव यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन को कर रहा है। मैंने लिखा आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर एम क्या कर रहा है, हैपनिंग, किसी चीज़ को होने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वर्ब होंगी। वो सारे वर्ड्स जो एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को डिनोट करे वो क्या होंगे, वर्ब होंगे। उसके बाद में बात करते हैं एडवर्ब की। अब देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो एक्शन में डिटेल ऐड करे, जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। अब एक्शन में डिटेल ऐड कैसे करेगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा सूरज इज प्लेइंग क्रिकेट, सूरज खेल रहा है, ये उसका एक्शन हो गया। क्या खेल रहा है, वो क्या हो गया, इसकी एडवर्ब हो गई। या मैंने लिखा इन द प्लेग्राउंड, तो सूरज इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कहाँ खेल रहा है, वो सारी उनकी क्या हो जाएंगी, एडवर्ब हो जाएंगे। डिटेल से चर्चा करेंगे इसकी जब हम इनको पढ़ेंगे। एक बार नॉर्मल इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो देख लेते हैं। अब देखो एडवर्ब के बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात करें हम, तो अगर प्रीपोजिशन को मैं कोई नाम देना चाहूँ तो उसको मैं क्या दे सकता हूँ, रिलेटिंग वर्ड। जो रिलेट करवाए किसी चीज़ को, वर्ब से ऑब्जेक्ट को रिलेट करवाए, तो उन चीज़ों को क्या बोलेंगे, रिलेटिंग वर्ड, या उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन। जैसे मैंने लिखा रोहित केम मोहन। अब देखो यहाँ पर रोहित केम मोहन, यहाँ पर केम और मोहन दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों को रिलेट करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो प्रीपोजिशन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा रोहित केम टू मोहन, सही बात है। उसके बाद मैंने लिखा रोहित केम विद मोहन, या मैंने लिखा रोहित केम विदाउट मोहन, रोहित केम आफ्टर मोहन, या बिफोर मोहन। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो प्रीपोजिशन है, वो जो इन दोनों को रिलेट करवाने के लिए काम आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम कंजक्शन की। अब देखो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जॉइनिंग वर्ड। इसको क्या नाम दिया, जॉइनिंग वर्ड। किसी भी दो नाउन को जोड़ सकता है, किसी भी दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। तो देखो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, तो एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम इंटरजंक्शन की। अब देखो इंटरजंक्शन क्या होते हैं, हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हम बोलते हैं, तो उस स्टेटमेंट में
हमारे इमोशंस क्या थे बोलने के टाइम, तो उस इमोशंस को एक्सप्रेस कौन करता है, इंटरजंक्शन वर्ड्स करते हैं। जैसे मैंने लिखा शी इज नो मोर, शी इज नो मोर। अब देखो अपने आसपास में या कहीं पर भी किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, शी इज नो मोर। तो यहाँ पर अपने जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं हुई, वो शो नहीं हुई। तो इन चीज़ों को दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई इंटरजंक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अल्लाह, अल्लाह शी इज नो मोर। अब देखो कोई बात को बोलने के लिए, किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं, किसी भी बात को हम बोलते हैं तो उसका अपना एक तरीका होता है, अपना एक लहजा होता है जो हमारी सभ्यता को शो करता है। अब जैसे हमने बोला शी इज़ नो मोर, तो ये अपनी सभ्यता है कि हमने उसको बोल दिया शी इज़ नो मोर, वो अब नहीं रही। अब ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि टपक गया रे वो, तो ये लैंग्वेज नहीं होती। तो इसको बोलने के लिए शी इज़ नो मोर हमने बोल दिया, एक सभ्य भाषा का प्रयोग किया, लेकिन इसमें इमोशंस को जोड़ने के लिए, इमोशंस को शो करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, अल्लाह का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे थोड़ी है कि मैंने लिख दिया वाव शी इज़ नो मोर, खुशी से उछल रहा है कि शी इज़ नो मोर, वह नहीं रहा। हाँ, कोई दुश्मन है तो वो एक अलग बात है। बाकी इस प्रकार के सेंटेंस में अगर हम इस प्रकार के इंटरजेक्शन वर्ड्स का अगर यूज़ करते हैं तो वो होता है गलत। अब देखो जिस प्रकार की फीलिंग्स को जो वर्ड्स शो करते हैं उसी प्रकार का हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा ब्रेवो, वी वॉन द मैच। तो देखो ब्रेवो, साहस का भाव उत्पन्न हो रहा है, उत्साहित होकर जो हम बात बोलते हैं, वाव वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच, या ब्रेवो। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप में, इंटरजेक्शन वर्ड। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, 8 टॉपिक हैं। पहला है नाउन जिसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड, दूसरा प्रनाउन। तो प्रनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम होता है, नाउन की जगह आता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताता है या डिटेल ऐड करता है नाउन और प्रनाउन में। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब क्या एक्सप्रेस करता है, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को डिनोट करता है। उसके बाद में बात करते हैं हम वर्ब के बाद में एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या करता है, एक्शन में डिटेल ऐड करता है। एक्शन कोई भी हो उसके अंदर और डिटेल ऐड करता है कि एक्शन कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं अपनी एडवर्ब में। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन रिलेट करवाने का काम करता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें रिलेट करवाना है तो उसका काम किसका होगा, प्रीपोजिशन का होगा। उसके बाद में बात चर्चा करते हैं हम कंजक्शन की। तो कंजक्शन का काम क्या होता है, किसी भी 2 शब्दों को, 2 नाउन्स को या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करते हैं। उसके बाद में इंटरजेक्शन जो अभी हमने पढ़े, जो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन वर्ड, या इसको हिंदी में अगर बात करें तो विस्मयाबोधिक शब्द। अब देखो बात करते हैं हम नाउन आइडेंटिफिकेशन। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं हम थोड़ा। यहाँ पर हमने देखा, देखो लेटर्स, एक तो होता है लेटर्स, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। लेटर, एक तो लेटर होता है ये जिसको हम आम तौर पर अक्सर बोल सकते हैं। एक होता है लेटर और एक होता है लेटर, और एक अपन पढ़ते हैं द लेटर। लेटर बाद में पत्र और द लेटर। अब देखो द लेटर जो है वो किसी सेंटेंस में अगर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है तो उसमें 2 में से बाद वाले की बात
बात को दर्शाने के लिए, बाद वाले को डिनोट करने के लिए हम द लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा मैंने, द लेटर इज ए डॉक्टर। आउट ऑफ राम एंड श्याम द लेटर इज ए डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राम और श्याम की हो रही है, और द लेटर इज ए डॉक्टर, यानी कि जो बाद वाला है, तो यहाँ पर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर यहाँ पर कौन है, श्याम है। तो द लेटर का प्रयोग बाद वाले व्यक्ति को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। एक होता है द फॉर्मल, अगर इसकी हमें चर्चा करनी है, इसकी बात करनी है, राम की बात करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, द फॉर्मल। जैसे मैंने लिखा आउट ऑफ राम एंड श्याम द फॉर्मर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो बात करते हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन की। नाउन आइडेंटिफिकेशन की, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें हम, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें हम, कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। तो देखो नाउन की आइडेंटिफिकेशन अगर हम करेंगे तो एक तो उसमें होता है विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी में हम लेते हैं फील ओनली, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, ओनली फील ओनली। अब देखो विजिबल में अगर बात करेंगे तो विजिबल में सबसे पहले हम किसको लेंगे, पर्सन्स को लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन्स की, उसके बाद में बात करेंगे थिंग्स, और उसके बाद में बात करेंगे प्लेस। अब देखो अगर हमें किसी नाउन की पहचान करनी है और यदि वह पर्सन है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक तो हु का और एक हुम का। थिंग्स है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे वोट, और प्लेस वोट। अब देखो हु या हुम का रिप्लाई जो भी बनेगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो हु और हुम किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी न किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा राम मेट, या राम केम टू मोहन। अब देखो हु केम टू मोहन, तो हु का रिप्लाई कौन बनेगा, मोहन। अब देखो इसकी पहचान, इसमें अगर हम नाउन की पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हु का रिप्लाई देखेंगे कि हु का रिप्लाई कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो हु केम टू मोहन, तो हु का रिप्लाई कौन बन रहा है, राम बन रहा है। इसका मतलब राम क्या है, नाउन है। उसके बाद में राम केम टू हुम, किससे मिलने आए, तो हुम का रिप्लाई कौन बन रहा है, मोहन। तो मोहन भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखो कोई भी पर्सन हु का रिप्लाई तभी करेगा जब वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, और वह हुम का रिप्लाई तब करेगा जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो। तो यहाँ पर देखो हु का रिप्लाई कौन बन रहा है, राम है, तो राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो हु केम टू मोहन, हु का रिप्लाई राम बन गया, तो राम क्या हो गया, नाउन, और हुम का रिप्लाई बना मोहन, तो मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। केम अपने आप में वर्ब है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखो ये तो होगी पर्सन्स की। अब थिंग्स की बात करें तो थिंग्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने लिखा सुमित लाइक्स
आइसक्रीम। हु लाइक्स आइसक्रीम, तो हु का रिप्लाई कौन बन रहा है? सुमित बन रहा है, तो सुमित क्या हो जाएगा? नाउन। सुमित लाइक्स वोट। अब देखो यहाँ पर थिंग्स आ गई, तो थिंग्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोट का करेंगे। अगर हम हुम का रिप्लाई करेंगे तो देखो सुमित लाइक्स हुम, तो हुम का रिप्लाई तो नहीं बन पा रहा है, तो किसका बनेगा? सुमित लाइक्स वोट। तो वोट का रिप्लाई कौन बन रहा है? आइसक्रीम बन रहा है। तो इसका मतलब आइसक्रीम भी अपने आप में क्या है? नाउन है। उसके बाद में बात करते हैं जैसे प्लेस की। तो सुमित लाइक्स द स्टेशन। सुमित लाइक्स द स्टेशन, तो सुमित लाइक्स वोट स्टेशन। तो यहां पर स्टेशन क्या हो जाएगा? नाउन, और द आर्टिकल है। तो यहां पर अगर कोई थिंग्स है, प्लेस है, तो उसके लिए वोट का रिप्लाई बनेगा। अगर कोई पर्सन है तो हु या हुम का रिप्लाई बनेगा। अब बात करते हैं जो फील ओनली, जिनको हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें बात करते हैं हम नाउन की। इसमें नाउन कौन कौन से हैं? तो देखो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट का रिप्लाई कौन बन रहा है? ऑनेस्टी बन रहा है। इसका मतलब ऑनेस्टी अपने आप में क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी इज द व्हाट या ऑनेस्टी इज व्हाट द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो ये वोट का रिप्लाई ये पूरा का पूरा द बेस्ट पॉलिसी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मेन रोल की, तो मेन रोल यहाँ पर किसका है? पॉलिसी का है। तो यहाँ पर पॉलिसी क्या हो गया? नाउन हो गया। अब पॉलिसी भी कैसी है? बेस्ट है। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नाउन में डिटेल ऐड करे, कि पॉलिसी तो है नाउन अपने आप में, लेकिन वो पॉलिसी है कैसी? बेस्ट पॉलिसी है, द बेस्ट पॉलिसी है। तो ये द बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। द आर्टिकल अपने आप में है। तो देखो जो हु या होम का रिप्लाई करेगा वो पर्सन क्या होगा? नाउन होगा। और जो वोट का रिप्लाई करे वो क्या होगा? या तो थिंग्स, प्लेस, या उनको हम फील ओनली में डाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम नाउन की पहचान कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं हम कि हु, हुम और वोट का रिप्लाई क्या सिर्फ नाउन ही करते हैं? तो देखो हमने पढ़ा कि नाउन है वो हु, हुम और वोट का रिप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रनाउन है वो भी हु, हुम और वोट का रिप्लाई करते हैं। जैसे देखिए हम मैंने लिखा सी लाइक्स हर। अब देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रनाउन है वो हु, हुम और वोट का रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो हु लाइक्स हर, तो हु का रिप्लाई यहाँ कौन कर रहा है? सी कर रहा है। इसका मतलब सी क्या है? नाउन नहीं, क्या होगा? प्रनाउन। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर जो सी है वो किसी न किसी सी है वो किसी न किसी सीता गीता को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी लड़की की जगह आया है, इसलिए ये अपने आप में क्या है? प्रनाउन है। यहाँ पर देखो सी लाइक्स हर, वह उसको पसंद करती है। वह कौन? कोई ना कोई लड़की ही है। तो यहाँ पर सी खुद तो नहीं कर रही, किसी न किसी लड़की की रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है सी यहाँ, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? प्रनाउन होता है। तो सी लाइक्स या हु लाइक्स हर, सी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रनाउन। हु या सी लाइक्स हुम, किसको? हर को। अब देखो हर की बात करें तो हर का मतलब क्या हो गया? किसको पसंद करती है? वो किसी न किसी लड़की को करती है। तो यहाँ पर लड़की की जगह कौन आया है? हर आया है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने आप में? प्रनाउन। क्या सी अपने आप में कोई नेमिंग वर्ड है? तो यहाँ पर सी
किसी न किसी का नाम नहीं है, तो इसका मतलब नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है लेकिन हु का रिप्लाई कर रहा है, तो रिप्लाई कौन करेगा? प्रोनाउन करेगा। उसके बाद में बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। अब देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे वो सारी चीज़ें क्या होंगी? एडजेक्टिव होंगे। जैसे मैंने लिखा हिज होम, ब्लैक बोर्ड, पेंटेड वॉल, इंटेलिजेंट बॉय। तो देखो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं? अपने आप में एडजेक्टिव हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन है। और नाउन में जो डिटेल ऐड करें, अब देखो होम की बात करें, होम अपने आप में नाउन है, किसी न किसी प्लेस का नाम है, किसी न किसी चीज़ का नाम है होम। तो ये होम तो नाउन है, लेकिन नाउन ये होम किसका है? हिज होम, उसका घर। तो हिज यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद में बात करते हैं बोर्ड। बोर्ड अपने आप में नाउन है, किसी न किसी चीज़ का नाम बोर्ड है, लेकिन वो बोर्ड है कैसा? वो ब्लैक है। तो ब्लैक और उसमें डिटेल ऐड कर दी कि बोर्ड है, लेकिन बोर्ड के साथ में क्या है? वो ब्लैक है। तो ब्लैक भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में वॉल। वॉल अपने आप में नाउन है, लेकिन वो वॉल कैसी है? पेंटेड वॉल है, उसमें और ऐड कर दी डिटेल। तो कैसी है वो? पेंटेड। तो पेंटेड भी अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में बॉय, नाउन है अपने आप में, और बॉय में और डिटेल ऐड कर दी, नाउन में और डिटेल ऐड कर दी कि बॉय है कैसा है? वो इंटेलिजेंट है। तो वो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो हमने लिखा है हिज होम। अब आप बोलोगे कि हिज है वो तो डिटरमिनर है। तो देखो हिज है वो बिल्कुल डिटरमिनर है। डिटरमिनर जो है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। डिटरमाइनर है वो भी एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है। तो वो इसको हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, और जो डिटरमिनर है वो एडजेक्टिव के तरह भी काम करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब को हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को जो डिनोट करे वो क्या होंगे? सारे वर्ब होंगे। उसके बाद में बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को हमने लिखा था ऐड डिटेल्स टू द एक्शन। अब देखो एक्शन में हम कैसे डिटेल ऐड कर सकते हैं? मैंने लिखा हमें एक्शन में डिटेल ऐड करनी है। किस प्रकार की डिटेल हम एक्शन में ऐड कर सकते हैं? तो देखो एक्शन कहाँ हुआ? वेयर। एक्शन कब हुआ? एक्शन क्यों हुआ? एक्शन कैसे हुआ या कब कब हुआ? तो इस प्रकार की जो है वो सारी क्या होंगे? एडवर्ब होंगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, अब देखो इसके साथ साथ मैं एक और लिखता हूं, हर होम। यहाँ पर भी हिज लगा दिएगा। अब देखो सुमित्रा वेंट टू हर होम और सुमित्रा लाइक्स हर होम। यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे होम की, तो देखो अगर नाउन की पहचान करनी है तो कैसे करते हैं? हु वेंट टू हर होम? सुमित्रा। तो सुमित्रा हु का रिप्लाई बन रही है, इसका मतलब सुमित्रा अपने आप में क्या है? नाउन है। सुमित्रा वेंट टू हुम
तो whom का रिप्लाई तो नहीं बन रहा, तो whom का रिप्लाई नहीं बन रहा, किसका बन रहा है? सुमित्रा वेंट टू वेयर, वेयर का रिप्लाई कौन बन रहा है? होम। और होम अपने आप में अगर वेयर का रिप्लाई बन रहा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसका मतलब होम क्या है? एडवर्ब। और हर क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पर लिखा कि होम अगर एडवर्ब है तो हर यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे हुआ? एडजेक्टिव का काम तो होता है नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करना, लेकिन यहाँ पर तो होम एडवर्ब है। तो देखो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है सुमित्रा लाइक्स हर होम। हु लाइक्स हर होम? सुमित्रा। सुमित्रा लाइक्स वोट, तो हर होम। यहाँ पर वोट का रिप्लाई कौन बन रहा है? हर होम। तो यहाँ पर मेन रोल किसका है? होम का। तो होम यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। हर अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हर होम, यहाँ पर होम क्या है? एडवर्ब है, यहाँ पर होम क्या है? नाउन है। तो देखो कोई भी वर्ड क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पर काम किसका कर रहा है उस बात से फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पर होम है, वो है तो नाउन ही, जो हर आया है, डिटरमिनर आया है या एडजेक्टिव आया है, वो किसके लिए आया है? होम के लिए आया है। लेकिन होम यहाँ काम किसका कर रहा है? फंक्शन किसका कर रहा है? तो यहाँ पर एडवर्ब का कर रहा है। और यहाँ पर होम है, वो क्या काम हो रहा है? क्या काम कर रहा है? तो वो यहाँ पर नाउन का एज ए नाउन ही काम कर रहा है। तो जो वर्ड है या जो नाउन है या जो वर्ड है वो वहाँ पर है क्या या वो क्या है उससे मतलब नहीं है, वो वहाँ पर फंक्शन किस चीज़ का कर रहा है उससे मतलब है। जैसे इसका थोड़ा सा और समझे हम, इधर देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। यही पढ़ा है हमने आज तक कि आई के साथ हमेशा एम आता है। लेकिन देखो आई के साथ एम आता है, ये बात सही है, लेकिन आई के साथ एम कब आता है? जब आई यहाँ पर किसका फंक्शन कर रहा हो? प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा हो, तभी इसके साथ क्या आएगा? एम आएगा। अदरवाइज क्या आएगा? इज आएगा। जैसे मैंने लिखा, अगर यहाँ प्रोनाउन का फंक्शन करेगा। अब देखो आई के साथ एम तभी आएगा जब प्रोनाउन का फंक्शन करेगा। अगर नाउन यहाँ आई यहाँ पर नाउन का फंक्शन कर रहा है तो उसके साथ क्या आएगा? हमेशा इज आएगा। जैसे मैंने लिखा, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई इज़ द नेम ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या आई है? वो यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई यहाँ पर किसी को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा है। आई तो अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड है तो इसका मतलब वो क्या है? नाउन है। देखो आई इज़ द नेम ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का नाम है, क्या है? आई है। तो आई अपने आप में नाम है, तो इसका मतलब नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड है तो इसका मतलब है वो क्या फंक्शन कर रहा है? यहाँ पर नाउन का फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब नाउन का फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। एक सेंटेंस ऐसे और लिखा, आई इज ए प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी क्या है? आई किसका फंक्शन कर रहा है? नाउन का फंक्शन कर रहा है। और अगर आई है वो नाउन का फंक्शन करे तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा? इज आएगा। तो वहाँ पर कोई शब्द वहाँ क्या है उससे मतलब नहीं है, वो वहाँ पर फंक्शन किस चीज़ का कर रहा है उससे मतलब है। उसके बाद में बात करते हैं हम कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो जोड़ने का काम करता है वो कौन होता है? कंजंक्शन होता है, जिसको हमने नाम दिया था जॉइनिंग वर्ड। और इंटरजंक्शन की बात करें तो इंटरजंक्शन में कौन होंगे? जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे
किसी भी स्टेटमेंट में अपने इमोशंस बताते हैं। अब देखो नाउन आइडेंटिफिकेशन में हम अगर आगे बढ़ते हैं, नाउन का अपना जो अगला टॉपिक है वो है नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है नाउन, और नाउन में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे फ्रेज। ठीक है, और जो फ्रेज है उससे पहले अगर हम इसको थोड़ा और लिखें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नाउन का यूज़ कहाँ होता है, और यूज़ में पहला जो है उसमें बात करेंगे फ्रेज की। अब देखो फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज में एक अपना होगा सब्जेक्ट और एक होगी वर्ब। ये दो चीज़ें हैं, इसका मतलब है वो अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। जैसे मैंने लिखा यहाँ राम सेंग माई फेवरेट सॉन्ग। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेज की। अब फ्रेज कौन सी होती है, उसमें क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो जो फ्रेज में पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो फ्रेज में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना कोई वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने फ्रेज में देखा एक चीज़ होता है सब्जेक्ट और एक वर्ब, और इसमें ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, नहीं होती हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 हो गया कि उसमें ना तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना ही वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। 2 नंबर पर बात करें तो देखो उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। जब शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले चीज़ क्या आई, साउंड्स आए। साउंड्स के बाद में लेटर्स आए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स को हमने क्या बोला, वर्ड्स बोला, और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगी वो क्या होगी, फ्रेज होगी। तो हम 2 नंबर पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब देखो कलेक्शन ऑफ वर्ड हो गया। अब देखो अगर बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ वर्ड तो सारा ही है, तो क्या सारी एक फ्रेज थोड़ी है। तो 3 नंबर पे जो पॉइंट है वो है सम सेंस, नो कंप्लीट मीनिंग। अब देखो उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। राम सेंग माई फेवरेट सॉन्ग। अब देखो यहाँ पर जो माई फेवरेट सॉन्ग है उसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, और अपने आप में क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। 1 2 3 3 वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया। सम सेंस, अब देखो इसका माई फेवरेट सॉन्ग, मेरा पसंदीदा गाना, तो यहाँ पर इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है लेकिन सम सेंस दे रहा है। तो सम सेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में एक, ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। अब देखो बात कर रहे हैं, ये फ्रेज तो हो गई, लेकिन क्या ये एक नाउन फ्रेज हो सकती है। अब देखो नाउन फ्रेज होने के लिए, नाउन फ्रेज क्या होती है, आप बोलोगे कि हमें बता दो कि नाउन फ्रेज कैसे पता करते हैं, तो हम बता देंगे कि हाँ ये नाउन फ्रेज है कि नहीं है। तो देखो नाउन फ्रेज कब होती है, जब वो वोट का रिप्लाई कर रही है। जितना हमने फ्रेज को माना है वो पूरा का पूरा, अगर वोट का रिप्लाई बन रही है इसका मतलब है वो नाउन फ्रेज होगी। अब देखो मैंने बोला राम सेंग वोट, राम सेंग वोट, तो राम सेंग वोट बोला तो इसका रिप्लाई क्या आया, माई फेवरेट सॉन्ग।
यही तो आया, राम सेंग वोट माई फेवरेट सॉन्ग। इसका मतलब है माई फेवरेट सॉन्ग पूरा का पूरा क्या बन रहा है, वोट का रिप्लाई बन रहा है। इसका मतलब है ये अपने आप में क्या है, नाउन फ्रेज है। अब देखो नाउन फ्रेज, अगर हम बात करें राम सेंग वोट, तो वोट का रिप्लाई तो कौन बन रहा है, सॉन्ग बन रहा है, बनना तो पूरा ही रहा है, लेकिन मेन रोल किसका है, सॉन्ग का। इसका मतलब सॉन्ग क्या है, नाउन है। और फेवरेट, फेवरेट क्या है, सॉन्ग में और डिटेल ऐड कर दी तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। माई भी क्या है, एडजेक्टिव, या इसको हम बोल सकते हैं डिटरमाइनर। अब देखो ये तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनी है, एक फ्रेज बनी है। तो अगर हमें फ्रेज के बारे में जानना है तो फ्रेज में तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसका कोई ना तो सब्जेक्ट होता है, ना कोई उसमें वर्ब होती है, दूसरा उसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। 3 नंबर पे बात करें तो सम सेंस, यानी उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन वो अपना सम सेंस देगी, कुछ उसका मतलब निकलेगा। यहाँ पर देखो राम सेंग माई फेवरेट सॉन्ग, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखूँ यहाँ पर, चलो यहाँ लिख देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये है, देखो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वोट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर वोट का रिप्लाई कौन बन रहा है, ऑनेस्टी। तो इसका मतलब ऑनेस्टी भी क्या हो गया, अपने आप में नाउन हो गया। उसके बाद में ऑनेस्टी इज वोट, तो वोट का रिप्लाई बन तो पूरा ही रहा, द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर मेन रोल किसका है, पॉलिसी का है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था नाउन, बेस्ट पॉलिसी तो है लेकिन कैसी है, बेस्ट है। इसका मतलब बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। द क्या है, आर्टिकल। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देखो नो सब्जेक्ट नो वर्ब, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब पहला रूल है वो फॉलो कर रही है। कलेक्शन ऑफ वर्ड 1 2 3 कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है। सम सेंस द बेस्ट पॉलिसी, सम सेंस दे रही है, नो कंप्लीट मीनिंग, कोई पूरा इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब इसका निकल रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में फ्रेज है। और फ्रेज के साथ साथ में वोट का रिप्लाई भी बन रही है, ऑनेस्टी इज वोट द बेस्ट पॉलिसी, तो वोट का रिप्लाई बन रही है साथ में, तो ये भी अपने आप में क्या है, नाउन फ्रेज है। उसके बाद में बात करते हैं, ये तो अपने हो गई नाउन फ्रेज की बात। अगर एक सेंटेंस हम और लिखना चाहें तो जैसे सुमित बोट डिसेंट ब्लैक शर्ट। सुमित बोट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, सुमित बोट वोट शर्ट, क्या खरीदा, शर्ट। तो शर्ट अपने आप में क्या है, नाउन है। अब शर्ट है, नाउन है, लेकिन वो नाउन कैसा है, ब्लैक। शर्ट कैसा है, ब्लैक, तो ब्लैक क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। ब्लैक भी कैसा, डिसेंट ब्लैक, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। अब देखो सुमित बोट वोट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो ये अपने आप में पूरा एक कलेक्शन ऑफ वर्ड है, इसका मतलब फ्रेज है। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, और सम सेंस इसका निकल रहा है, एक सब है काला शर्ट, ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, सम सेंस इसका निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, फ्रेज है, और साथ में क्या कर रही है, वोट का रिप्लाई कर रही है। इसका मतलब है कि ये नाउन फ्रेज भी है। अब देखो बात हमने की नाउन फ्रेज की, तो नाउन फ्रेज के बाद में हम बात करते हैं नाउन क्लोज की। नाउन यूज में जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है नाउन क्लोज।
अब दिक्कत आ गई कि क्लोज क्या होता है। जब क्लोज का पता होगा तो हम पता कर लेंगे कि वो नाउन क्लोज है कि नहीं है। तो देखो क्लोज में क्या होगा, एक तो होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब। थोड़ी देर पहले अपने फ्रेज में इस चीज़ की बात की थी, उसमें तो ना कोई सब्जेक्ट था ना कोई वर्ब था, उसका कुछ सम सेंस निकल रहा था और साथ में क्या थी, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर क्लोज क्या होगी, क्लोज से एक थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। क्लोज अपने आप में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। और उसमें अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो वो अपने आप में क्या होगा, एक क्लोज होगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं क्लोज क्या होती है, उसके बाद में नाउन क्लोज के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा इफ़ ही विल कम आई विल गिव हिम सम रुपीज़ या सम बुक्स। सम बुक्स। इफ़ ही विल कम आई विल गिव हिम सम बुक्स। अब देखो बात करते हैं क्लोज के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। यहाँ पर देखो बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर स्टेटमेंट अपने पास कितने हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं। एक तो इफ़ ही विल कम और दूसरा है आई विल गिव हिम सम बुक्स। दो स्टेटमेंट अपने पास हैं, क्या दोनों अपने आप में क्लोज हैं? तो देखो चेक करते हैं। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। विल कम, कम क्या है, वर्ब है। और विल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्लोज की शर्तें अपना पूरी करता है, इसका मतलब वो अपने आप में एक क्लोज है। उसके बाद में दूसरी के बारे में बात करते हैं। आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। गिव अपने आप में क्या है, वर्ब। विल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। आगे कुछ है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, जो चीज़ें हमें चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब वो दोनों चीज़ें इसमें मिल रही हैं, इसका मतलब कि दोनों अपने आप में क्या है, क्लोज हैं। अब देखो बात क्लोज की करते हैं, तो एक तो अपने पास में हो गया कि उसमें क्या होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, दोनों कंडीशन अपनी फॉलो कर रहा है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो देखो इफ़ ही विल कम, क्या मैंने आपको ये सेंटेंस बोला इफ़ ही विल कम, अब आपको क्या बोलेगा कि हाँ और आगे बोलो, कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मैंने बोला इफ़ ही विल कम, आप बोलोगे हाँ आगे बोलो, कुछ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर नहीं बोला तो इसका कोई कंप्लीट मतलब नहीं निकल रहा है, और कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अनकम्प्लीट है। इसका मतलब है ये अपने आप में क्या है, अनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ये अपने आप में क्या है, अनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। और अनकम्प्लीट स्टेटमेंट है और साथ में क्या है, एक क्लोज है। इसका मतलब है अनकम्प्लीट क्लोज है वो अनकम्प्लीट हो सकती है। और अनकम्प्लीट कब होगी, जब वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। देखो इफ़ ही विल कम, अभी अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में क्या है, अनकम्प्लीट है। इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो देखो ये कंप्लीट कब होगी, जब मैं ये सेंटेंस आगे का बोलूँगा। और आगे का बोलूँगा, अगर ये नहीं बोलूँगा तो वेट करेगा सुनने वाला कि आगे कुछ बोले तो इसका कुछ मतलब निकले। इसका मतलब ये डिपेंड है किस पर, सेकंड क्लोज पर या सेकंड स्टेटमेंट पर, आगे वाले स्टेटमेंट पर डिपेंड है। तो इसको हम बोल सकते हैं
जो पहली जो अपनी क्लोज है उसको हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज। अब देखो ये तो हो गई डिपेंडेंट क्लोज, अनकम्प्लीट यानी अनकम्प्लीट मीनिंग जो दे। उसके बाद में बात करते हैं आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसको कुछ बुक्स दूंगा। अब इसमें आगे कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग इसका निकल रहा है। इसका मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एक क्लोज है वो डिपेंडेंट क्लोज भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट क्लोज भी हो सकती है। तो देखो पहली जो है वो इस पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं क्या जो डिपेंडेंट क्लोज है अपने पास में ही विल कम, क्या यह एक सेंटेंस है? तो देखो हमें सेंटेंस के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी तो हम ये बता पाएंगे कि वो अपने आप में एक सेंटेंस है कि नहीं है। तो देखो सेंटेंस की कुछ शर्तें होती हैं कि सेंटेंस कब बनता है, जब उसका कोई मतलब निकल रहा हो। अब हम इतना बोल के छोड़ देंगे इफ़ ही विल कम, तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि यह अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस नहीं है। तो देखो अगर सेंटेंस नहीं है तो सेंटेंस में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो अपने आप में क्या दे, एक कंप्लीट मीनिंग दे। इसका मतलब अगर हम पहली क्लोज की बात करें तो वो क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है। उसके बाद में आई विल गिव हिम सम बुक्स, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। इसका मतलब है कि सेंटेंस है वो जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो भी एक सेंटेंस हो सकती है और एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लोज भी हो सकती हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं नाउन क्लोज के बारे में। इसके आगे की यूज़ करते हैं कि एक सेंटेंस में इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में चर्चा करेंगे इस चीज़ की। अब देखो बात करते हैं नाउन क्लोज में यूज़ की, कि हम नाउन का यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो नाउन यूज़ का चल रहा है। अब देखो नाउन यूज़ में अगर हम बात करें तो बात करते हैं सेंटेंस की। क्या हो गया इसको, बात करते हैं सेंटेंस की। अब देखो सेंटेंस में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नाउन का यूज़ होता है। सेंटेंस में एक यूज़ होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में अगर हम बात करेंगे नाउन की तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सब्जेक्ट है वो बन कौन कौन सकता है। तो देखो क्या वर्ब है वो सब्जेक्ट बन सकती है। वर्ब की अगर बात करें हम तो क्या एक वर्ब है वो सब्जेक्ट बन सकती है। तो सब्जेक्ट का वर्ब क्या होती है, एक्शन या पोजीशन या हैपनिंग जो डिनोट करती है वो किसकी दिखाती है, वो तो सब्जेक्ट की दिखाती है। अगर वर्ब ही सब्जेक्ट बन जाएगी तो फिर एक्शन, हैपनिंग और पोजीशन डिनोट कौन करेगा। इसका मतलब है वर्ब तो सब्जेक्ट है वो नहीं बन सकती। उसके बाद में बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होती है, एक्शन में डिटेल ऐड करती है। इसका मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एडवर्ब भी नहीं बन सकता, कंजक्शन भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका काम क्या होता है, दो को जोड़ने का होता है। उसके बाद में इंटरजंक्शन। तो इंटरजंक्शन तो अपने आप में एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, तो वो भी नहीं बन सकता। तो बच गए कौन, दो ही बचे हैं। कौन है, एक तो नाउन और दूसरा प्रोनाउन। इसका मतलब है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन। अब देखो थोड़ी देर पहले बात की थी
कि नाउन और प्रोनाउन का पता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो हम किसकी करेंगे, पर्सन्स की करेंगे। देखो नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो देखो तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हु, एक whom और एक what, 3 चीज़ें पढ़ी थी। अगर बात पर्सन्स की हो रही है तो हु और whom का रिप्लाई करेगा। बाकी अगर थिंग्स, प्लेस और फीलिंग की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, तो वो किसका रिप्लाई करेगी, वो भी what का रिप्लाई करेगी। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें कैसे आती हैं। देखो अगर हु का रिप्लाई कर रहा है तो वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन देखो हु का रिप्लाई वो तभी बनेगा जब वो क्या हो, वो पर्सन है वहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, और हुम का रिप्लाई तभी बनेगा जब वो वहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। बात करते हैं वोट की, तो वोट में वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी और ऑनेस्टी इज व्हाट, तो दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट में जो हु और व्हाट का रिप्लाई करें वो नाउन होंगे, सब्जेक्ट नाउन होंगे, और जो हुम और व्हाट का रिप्लाई करें वो ऑब्जेक्ट नाउन होंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की। अब देखो प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट होता है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, दो चीज़ों को रिलेट करवाने का होता है। और दो चीज़ों को रिलेट कब करवाएगा वो, जब वो दोनों आपस में रिलेट नहीं हो रही हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम मेट टू सीता। अब देखो यहाँ पर मैंने अगर यही सेंटेंस में इस पर एक बार हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टू नहीं है, या इसको भी चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा, थोड़ी देर पहले भी लिखा था, ये किया था हमने। तो देखो राम केम टू सीता, यहां पर अगर मैं इसको टू को यहां से हटा दूं तो ये क्या बनेगा, राम केम सीता। तो यहां पर केम और सीता दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, इसलिए यहां पर इसको रिलेट करवाने का काम किसका होगा, प्रीपोजिशन का होगा। किसका होगा, प्रीपोजिशन का होगा। इन दोनों को रिलेट करवाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ। तो यूज़ करने के लिए या तो यूज़ करेंगे टू, राम केम टू सीता, या राम केम विद सीता, या राम केम विदाउट सीता, या राम केम बिफोर सीता, या आफ्टर सीता। इस प्रकार की जो प्रीपोजिशन है उनका यूज़ हमें करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई कि रिलेट करवाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन क्या कहती है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट आया है वर्ब के बाद में, प्रीपोजिशन को एक बार हटा दें हम, तो वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता किसका है, वर्ब का ही होता है। लेकिन वर्ब का कब होता है, जब हम उसमें प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो प्रीपोजिशन क्या बोलती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा होता तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दोनों अपने आप में सीधे रिलेट हो जाते। अगर मैं आई हूँ इसका मतलब है तुम दोनों में कुछ ना कुछ अनबन है, इसलिए मुझे आना पड़ा, ये बिचौलिए का काम कर रही है। इसका मतलब है
कि अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है तो अब ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, मेरा होगा। तो प्रीपोजिशन का क्या कहना है कि प्रीपोजिशन है वो बोलती है कि अगर मैं तभी आऊँगी जब आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आप मुझे दोगे। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन है वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो इसका मतलब सीता यहाँ किसके काम करे, ऑब्जेक्ट का काम कर रही, और ऑब्जेक्ट है वो किसका है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। इसके बाद में बात करते हैं हम एक सेंटेंस जैसे और लिखा मैंने, इमरान टीचेज मोहन। यहाँ पर देखो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों रिलेट कर रही हैं। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन की हमें कोई ज़रूरी नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो प्रीपोजिशन कब आती है, जब उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे फालतू में प्रीपोजिशन का यूज़ थोड़ी कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे फालतू में तो आएगी नहीं, वो कब आएगी, जब उसकी ज़रूरत होगी। और अगर ज़रूरत होगी, प्रीपोजिशन आएगी, तो वो प्रीपोजिशन अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेगी। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को रिलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में रिलेट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। और प्रीपोजिशन नहीं आई है, इसका मतलब जो मोहन है वो अब किसका ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन अगर यहाँ प्रीपोजिशन आती तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसका हो जाता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ये अपना आज का बेसिक कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे नाउन कंपाउंड के बारे में, कि नाउन जब एक के बाद एक जब दो नाउन आते हैं तो उसके अंदर उनका प्रयोग कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, हाइफन कब लगता है, दो नाउन आते हैं, मॉडिफायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके बाद में मैन नाउन। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।